dear psychology enthusiasts, I'm Tanya and I welcome you all to my channel Psyched by Tanya. In the last video, we started with studying individual differences in intelligence, कैसे नेचर और नर्चर दोनों का बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है इन शेपिंग आवर इंटेलिजेंस, कैसे इंटेलिजेंस वॉज फॉर्मलाइज इनटू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड IQ जिससे हम अब मेजर करते हैं इंटेलिजेंस लेवल्स एंड हम डिस्कवर करते हैं कि कैसे लोगों की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डिफ़र करती है एक दूसरे से, क्या रेंजेस में वो लाई करते हैं, हाउ इज़ द इंटायर पॉपुलेशन दैट वी हैव स्टडीड इज सेंट्रलाइज्ड अराउंड अ मीन वैल्यू ऑफ 100। इसी सब में और डीप डाइव मारने वाले हैं। हम पढ़ेंगे कि इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी क्या होती है और इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस क्या होती है। हम इंटेलिजेंस टेस्ट भी देखने वाले हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, categories of intelligence tests that are used to assess intelligence. So it's going to be a really fun and interesting lecture. Do stick till the end of this video. नोट्स के लिए चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर आपको पूरे टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे एंड ऑल्सो ऑनलाइन क्लासेस में आप अभी भी एनरोल कर सकते हो। ऑल दैट यू हैव टू डू इज़ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल विच इज़ psyched_by_Tanya पर एक टेक्स्ट कर दो कि दीदी हमें आपसे क्लासेस लेनी है। डिटेल्स के लिए आपको एक प्रॉपर ऑनलाइन मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाल रखी है, वो भी मिल जाएगा। उसके डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है कि आपको क्लासेस में क्या मिलने वाला है। आपको लिटरली सब कुछ मिलने वाला है। आपके टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस होगी, सब कुछ बोर्ड ओरिएंटेड तरह से होगा जिससे आपको बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग कैसे करनी है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो रिक्वायर्ड है टू स्कोर 100 ऑन साइकोलॉजी, वो सब मिलने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज। 2 दिन की ट्रायल क्लासेस की अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप ट्राई करो एंड देन लेट मी नो इफ़ यू विश टू कंटिन्यू। तो विदाउट एनी फर्दर डिले नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी के बारे में एंड फिर हम पढ़ेंगे गिफ्टेडनेस के बारे में। अब गिफ्टेड इंडिविजुअल्स तो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, उनके अंदर हायर एबिलिटीज़ होती है, बहुत स्मार्ट होते हैं, वो थोड़ा हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में जिनको बहुत छोटी सी सिंपल स्किल्स को सीखने में भी बहुत टाइम लगता है। एवरीडे स्किल्स जो होती है जैसे ब्रश करना, पढ़ाई करना, छोटी चीज़ों में उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। सो देयर आर चिल्ड्रन हु फेस इनॉर्मस डिफ़िकल्टी इन लर्निंग इवन वेरी सिंपल स्किल्स। दोज चिल्ड्रन हु शो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी यानी कि उनमें कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कम होती है, उनको क्या टर्म दिया जाता है? इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। ठीक है, एज अ ग्रुप देयर इज़ अ वाइड वेरिएशन अमंग द इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। अब हमने कैटेगरी को ग्रुप तो कर दिया कि बिलो 70 सब लोगों को हम क्या बोलेंगे? इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बोलेंगे, लेकिन उस डिसेबिलिटी में भी वेरियस लेवल्स हैं। सब इक्वल अमाउंट ऑफ डिसेबिलिटी में नहीं रहते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिखाया जा सकता है अपनी लाइफ सस्टेन करना, एवरीडे टास्क करना, लेकिन कुछ लोग इतनी ख़राब हालत में होते हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि वो छोटे से छोटा काम जैसे ब्रश करना, खुद से उठना, बहुत बेसिक सी चीज़ें भी वो नहीं कर पाते। ठीक है, तो एज अ ग्रुप देयर इज़ अ वाइड वेरिएशन अमंग द लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस पीपल हैव इवन इन द कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। तो द अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी जो इसके ऊपर प्रॉपर एक एसोसिएशन बनी हुई है, इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की डेफिनेशन दी है एज सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एग्जिस्टिंग कॉन्करेंटली विद डेफिसिट्स इन अडैप्टिव बिहेवियर एंड मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। अब ये डेफिनेशन पढ़ के ऐसे लग रहा है कि याद कैसे होगी, कितनी सारी बातें बोल दी है एक साथ, इतने भारी शब्द यूज़ करके, कुछ समझ में नहीं आया। बट इस पूरे डेफिनेशन में 3 मेन फीचर्स है जो आपको याद करने हैं। ठीक है, फर्स्ट फीचर है इन ऑर्डर टू बी जज्ड एज इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, उस कैटेगरी में लाई करने के लिए एक इंडिविजुअल को सिग्निफिकेंटली सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग शो करनी पड़ेगी, यानी कि अपने एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बहुत सिग्निफिकेंटली कम जब आप फंक्शन कर रहे हो, आपकी जो एबिलिटीज़ है वो सिग्निफिकेंटली कम है। ठीक है, तब आप उसको बोलोगे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। जो लोगों की IQ 70 से नीचे होती है यूजुअली उनकी सब एवरेज इंटेलिजेंस मानी जाती है कि एवरेज से भी काफ़ी कम है इंटेलिजेंस लेवल, तो वो इंटेलेक्चुअली इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, उनको डिसेबिलिटी में आप कैटेगराइज करते हो। फिर द सेकेंड रिलेट्स टू द डेफिसिट्स इन अडैप्टिव बिहेवियर। अब अडैप्टिव बिहेवियर क्या होता है कि मेरे आसपास जो चीज़ें हैं मैं उनसे डील कर पाऊँ इफेक्टिवली, मैं मेरी लाइफ सस्टेन कर पाऊँ, मैं अडैप्ट कर पाऊँ अपने इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो उस चीज़ में भी उनको प्रॉब्लम फेस होती है। एडैप्टिव बिहेवियर रेफर्स टू द पर्सन्स कैपेसिटी टू बी इंडिपेंडेंट, खुद का काम खुद करना, एंड डील इफेक्टिवली विद वंस इन्वायरमेंट। तो वो लोग ये भी नहीं कर पाते, दे हैव डेफिसिट्स इन देयर एडैप्टिव बिहेवियर। एंड द थर्ड एंड द लास्ट फीचर इज़
दैट द डेफिसिट्स मस्ट बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। आपको ये सारी प्रॉब्लम्स कब दिख जानी चाहिए? डेवलपमेंटल पीरियड। और डेवलपमेंटल पीरियड किस एज रेंज का होता है? 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज में ये चीज़ आपको दिख जानी चाहिए, ठीक है। तो ये मेन 3 फीचर्स हैं जिससे आप इंडिविजुअल को इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड कैटेगराइज करते हो। Individuals who are categorized as having intellectual disability show significant variation in their abilities, ranging from those who can be taught to work and function with special attention to those who cannot be trained and require institutional care throughout their lives। जैसे कि मैंने बताया कि वाइड वेरिएशंस देखने को मिलती है इस पूरे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड ग्रुप में भी, ठीक है। इस ग्रुप में भी डिफरेंट लेवल्स पे लोग डिसेबल्ड होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको ध्यान दिया जाए, उन पर अटेंशन पे किया जाए तो उनको सिखाया जा सकता है, लाइफ सस्टेन करना, एवरीडे स्किल्स सिखाई जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जिनको नॉर्मल छोटे से छोटे टास्क करने के लिए भी लोगों की असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। दे कैन नॉट बी ट्रेन टू फंक्शन वेल इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। You have learned earlier that the mean score IQ score in the population is 100। मीन यानी कि सेंट्रल वैल्यू क्या है? 100 है। एंड उसके आसपास फिर हम 10 की रेंजेस में हम देखते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ गिफ्टेडनेस एंड डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इन फिगर्स को हम यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों की क्या वेरिएशंस रहती है। द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आर, सबसे पहला है माइल्ड, जिसमें IQ अप्रॉक्सीमेटली 55 to 70 रहती है। 70 से स्टार्ट हो रहा है, 70 to 55 आपकी क्या रहेगी? माइल्ड, कि एकदम नॉर्मल है। इन लोगों को सिखाया जा सकता है टू सस्टेन देयर लाइव्स, टू लर्न एवरीडे स्किल्स, ठीक है। मॉडरेट में लोग होते हैं जिनकी IQ 55-50 से लेकर 40-35 तक है, ठीक है। 40-35 तक वो रेंज कर रहे हैं। काफ़ी कम IQ है लेकिन फिर भी उसको मॉडरेट कैटेगरी बोलते हैं। इन लोगों को थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। दे हैव प्रॉब्लम्स, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स इन एडजस्टिंग टू द एनवायरनमेंट, इन लिविंग अ गुड लाइफ। सीवियर और प्रोफाउंड वालों की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब होती है बिकॉज इट्स रियली डिफ़िकल्ट फॉर देम टू सस्टेन देयर लाइफ, और वो हमेशा वर्ज ऑफ डेथ पर ही रहते हैं बिकॉज इतनी ज़्यादा असिस्टेंस के साथ कोई अपनी लाइफ सस्टेन नहीं कर सकता। इतनी डिपेंडेंसी से एक इंसान को ज़िंदा रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सीवियर रेंज होती है IQ 25-20 से लेकर 35-40 तक। बेसिकली 35-40 पर आपने वहाँ एंड किया एंड देन 35-40 से 10 रेंजेस और कम ले आओ 25-20 तक, राइट। देन प्रोफाउंड में आ जाते हैं जिनकी 25-20 से भी बहुत नीचे IQ है, तो उन लोगों को तो सीवियर डिफ़िकल्टी होती है, हो जाती है। Although the development of people with mild disabilities typically slower than their peers, अपने एज ग्रुप के लोगों के हिसाब से काफ़ी कम उनकी ग्रोथ होती है और उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल होती है, डेवलपमेंट बहुत धीरे होती है, बट दे कैन फंक्शन क्वाइट इंडिपेंडेंटली। वो जॉब भी कर सकते हैं, वो फैमिलीज़ भी सस्टेन कर सकते हैं। बेसिकली दे कैन गेट मैरिड, हैव चिल्ड्रन, एंड वो सस्टेन कर पाते हैं खुद को और खुद की फैमिलीज़ को। As the level of disability increases, the difficulties are strongly marked, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें फेस करने लग जाते हैं। जो मॉडरेट डिसेबिलिटी के लोग होते हैं वो लैंग्वेज और मोटर स्किल्स में भी पीछे रह जाते हैं। वो जल्दी से बोलना नहीं सीख पाते और वो नॉर्मली अपने हैंड्स और लेग्स का, अपनी मोटर स्किल्स का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। दे कैन बी ट्रेन्ड इन सेल्फ केयर स्किल्स एंड सिंपल सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। उनको छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जा सकती है कि खुद का ध्यान कैसे रखना है, सोसाइटी में कैसे रहना है, बातचीत कैसे करनी है। छोटी छोटी स्किल्स उनको सिखाई जा सकती है, लेकिन उनको भी हल्का हल्का सुपरविजन की ज़रूरत होती है अपने एवरीडे टास्क में, कि कोई रहे उनके साथ उनका ध्यान रखने के लिए। हेल्प नहीं करनी पड़ेगी पर सुपरविजन के लिए, ठीक है। Individuals with profound and severe disability are incapable of managing life and need constant care for their entire lives, ठीक है। अब इनकी और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक टेबल बनी हुई है चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आप देख लेना अगर आपको अभी नीड हो तो। उसमें प्रॉपरली कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, फैमिलीज होल्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम होती है नहीं होती है, वो सब चीज़ें उसमें बहुत डिटेल में दे रखी है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस। इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड इंडिविजुअल्स शो हायर परफॉर्मेंस क्योंकि उनकी पोटेंशियल बहुत आउटस्टैंडिंग होता है। दे हैव लाइक वेरियस स्किल्स एंड बहुत हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस में वो लोग होते हैं। द स्टडी ऑफ गिफ्टेड इंडिविजुअल्स बिगेन इन 1925 जब लुइस टर्मेन ने 1500 बच्चों की लाइव्स को जज किया था, एनालाइज किया था, जिनकी IQ क्या थी 130 से ऊपर थी, 130 या 130 से ऊपर थी। उन लोगों पे एग्जामिन किया था
टू एग्जामिन हाउ इंटेलिजेंस वॉज रिलेटेड टू ऑक्यूपेशनल सक्सेस एंड लाइफ एडजस्टमेंट, कि उन लोगों की सक्सेस रेट क्या रहती है, इंटेलिजेंस ज़्यादा होने का क्या मतलब है, कि ऑक्यूपेशन और सक्सेस रेट में क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी. ठीक है. Although the terms talent and giftedness are often used interchangeably, उनकी मतलब बहुत अलग अलग होती है. गिफ्टेडनेस एक एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी है. जनरल एबिलिटी मतलब हर स्फेयर में होगी. ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, या ऐसा नहीं कि सिर्फ डांस बहुत अच्छा करना आता है, या फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है तो जिम्नास्टिक्स करना आता है. नहीं, जनरल एबिलिटी कि वो हर चीज़ में ही परफेक्ट होंगे, वो बहुत ही अच्छे से एक्ट करेंगे हर एक सिंगल चीज़ में. लैंग्वेज हो तो लैंग्वेज, मैथ, साइंस, हर सब्जेक्ट में वो एस करेंगे एंड सारी स्किल्स वो पोजेस करेंगे. सुपीरियर परफॉर्मेंस दिखाएंगे बहुत सारे एरियाज़ में. वेयरएज टैलेंट इज़ अ नैरोअर टर्म, और वो होती है एक रिमार्केबल एबिलिटी इन अ स्पेसिफिक फील्ड. जैसे कि किसी में स्पिरिचुअल टैलेंट होगा, किसी में सोशल टैलेंट होगा, यानी कि उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी. एस्थेटिक टैलेंट होगा, यानी कि उनको खुद को अच्छे से कैरी करना आता होगा. मतलब एक स्पेसिफिक चीज़, कि सिंगिंग बहुत अच्छी होगी, या डांसिंग बहुत अच्छा होगा, या वो उनका रेसिंग बहुत अच्छा होगा, कोई पर्टिकुलर टैलेंट. ठीक है. तो दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड एज वन रिमार्केबल एबिलिटी. कॉमन चीज़ नहीं है कि हर कोई वो चीज़ कर रहा है या हर जगह वो चीज़ देखने को मिल रही है. एक इंसान ज़रूरी नहीं है जो बहुत अच्छा सिंगर है वो बहुत अच्छा डांसर भी हो, लेकिन जो गिफ्टेड इंडिविजुअल है वो काफ़ी अच्छा गा भी लेगा और काफ़ी अच्छा डांस भी कर लेगा. ठीक है. द हाईली टैलेंटेड आर समटाइम्स कॉल्ड प्रोडिजीज. ये आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाईली टैलेंटेड लोगों को क्या बोलते हैं? प्रोडिजीज. लोगों में मल्टीपल एरियाज़ में टैलेंट भी हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना गिफ्टेड लोग शो करेंगे कि हर सब्जेक्ट में वो एस कर रहे हैं, हर स्किल में वो एस कर रहे हैं. इतना ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है. It has been suggested by psychologists that giftedness from a teacher's point of view depends on the combination of high ability, high creativity and high commitment. Now this thing which we never expected during our board year came as a question of I guess 3 or 4 marks, एंड उसमें प्रॉपरली पूछा गया था कि टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है गिफ्टेडनेस. डायरेक्टली नहीं पूछा गया था, एज अ केस स्टडी पूछा गया था. सो इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग कि क्या लिखना है. राइट. पर ध्यान रखना, यहाँ से इतनी छोटी सी चीज़ से भी क्वेश्चन बन सकता है, एंड देन उसको इलेबोरेट कैसे करोगे वो आपके ऊपर है. गिफ्टेड चिल्ड्रन शो अर्ली साइंस ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपीरियॉरिटी. उनमें जल्दी ही डेवलपमेंटल पीरियड में ही आपको दिखना समझ में आ जाएगा कि कितना स्मार्ट है ये इंडिविजुअल. अपने एज ग्रुप से वो बहुत एक्सेल कर रहे होंगे, अपनी एज के लोगों से वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके होंगे. ठीक है. इवन ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड दे शो लार्जर अटेंशन स्पैन, गुड रिकॉग्निशन मेमोरी, प्रेफरेंस फॉर नोवेल्टी, सेंसिटिविटी टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड अर्ली अपीयरेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स. ये सारी चीज़ें शायद हमें उस टाइम उस एग्जाम्पल में जो केस स्टडी था उसमें दी गई थी, कुछ तरह से पॉइंट आउट करा गया था, जिससे हम समझे थे कि ये इस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है हमसे. ठीक है. तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में ही उनका अटेंशन बहुत अच्छा होता है, वो चीज़ों को याद बहुत अच्छे से कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं काफ़ी क्विकली, एंड वो नोवेल्टी, नई नई चीज़ों को प्रेफर करते हैं, वो नई नई चीज़ें सीखना देखना प्रेफर करते हैं. ठीक है. एनवायरनमेंट में थोड़ा सा भी चेंज वो बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं उस चीज़ को लेकर, एंड उनकी लैंग्वेज स्किल्स भी बहुत जल्दी आ जाती है, वो जल्दी बोलना सीख जाएंगे, जल्दी चलना सीख जाएंगे. ठीक है. टू इक्वेट गिफ्टेडनेस विद ब्रिलियंट अकेडमिक परफॉर्मेंस इज़ नॉट करेक्ट. सिर्फ अकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होना इज़ नॉट गिफ्टेडनेस. एथलीट्स हु शो सुपीरियर साइकोमोटर एबिलिटी, यानी कि वो सारे ही स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहे हैं, वो भी गिफ्टेड है. ठीक है. ईच गिफ्टेड स्टूडेंट्स possess डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, पर्सनैलिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. कुछ लोग लॉजिकल थिंकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्वेश्चनिंग बिहेवियर बहुत तगड़ा होता है उनका. ठीक है. हाई स्पीड एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, फटाफट जो भी चीज़ है उसको प्रोसेस करके अपना इनपुट आउटपुट जो भी देना है वो दे देंगे अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग. ठीक है. सुपीरियर जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी. ठीक है. तो उनको सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बहुत जल्दी ऑब्जर्व होंगे चीज़ों के बीच में, जनरलाइज कर पाएंगे वो जो भी उनकी ऑब्जर्वेशंस है उनको, एंड वो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट काफ़ी इजीली कर पाएंगे. एडवांस लेवल ऑफ ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, काफ़ी क्रिएटिव होंगे, नोवेल सोल्यूशंस लाएंगे प्रॉब्लम्स का. ठीक है. डिफरेंट
चीज़ों से डील करने में बहुत एक्टिव होंगे। हाई लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड सेल्फ एस्टीम, बहुत खुद से मोटिवेटेड होंगे। सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होगा। इंडिपेंडेंट एंड नॉन कन्फर्मिस्ट थिंकिंग, ऐसे लोग दूसरों की बातों को सुनना समझना या उनके अकॉर्डिंग, दूसरों के अकॉर्डिंग चलना प्रेफर नहीं करते। वो नॉन कन्फर्मिस्ट होते हैं, यानी जो वो खुद चाहते हैं वो उस तरह से रहेंगे। ठीक है। प्रेफरेंस फॉर सॉलिटरी एकेडमिक एक्टिविटीज़ फॉर लॉन्ग पीरियड्स, यानी कि अपने अकॉर्डिंग वो एक पर्टिकुलर चीज़ को चूज़ करके एंड उस पर वर्क करते रहेंगे। दे हैव दैट लेवल ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है। Performance and intelligence test is not only the measure for identifying the gifted. Many other sources of information such as teachers' judgment, school achievement record, parents' interviews, peers and self-ratings, इन सबको यूज़ किया जा सकता है इंटेलेक्चुअल असेसमेंट के साथ। यानी कि सिर्फ IQ टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट ही नहीं डिफ़ाइन करेगा कि इंडिविजुअल गिफ्टेड है कि नहीं, बाकी लोगों से कैसी बातचीत है या लोग क्या कहते हैं उनके बारे में, पेरेंट्स का क्या ओपिनियन है, टीचर्स का क्या ओपिनियन है, वो सारी चीज़ों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक इंडिविजुअल गिफ्टेड है कि नहीं है। ठीक है। टू रीच देयर फुल पोटेंशियल, गिफ्टेड चिल्ड्रन रिक्वायर स्पेशल अटेंशन एंड डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम्स बियॉन्ड दोज प्रोवाइडेड टू नॉर्मल चिल्ड्रन इन रेगुलर क्लासरूम्स। गिफ्टेड लोगों को अपनी ये स्किल्स अनलॉक करने के लिए, अपना पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए, उसको डिस्कवर करने के लिए फुल लेवल पर ऐसे स्पेशल चीज़ें चाहिए होती है, स्पेशल प्रोग्राम्स की ज़रूरत होती है कि वहाँ पर वो ये स्किल्स को एक्सेल कर पाएँ और शो कर पाएँ अपने एवरीडे बिहेवियर में। दीज में इंक्लूड लाइफ इनरिचमेंट प्रोग्राम्स दैट कैन शार्पन चिल्ड्रंस स्किल्स इन प्रोडक्टिव थिंकिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन। ठीक है। ऐसे लाइफ इनरिचमेंट प्रोग्राम्स जो ये सारी स्किल्स में उनको एस करने में हेल्प करें। नाउ टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। Intelligence tests are of several types on the basis of their administration procedure. उनको आप इंडिविजुअल या ग्रुप टेस्ट में कैटेगराइज कर सकते हो बेस्ड ऑन द कौन सी एबिलिटी वो जज करते हैं। तो वर्बल, परफॉर्मेंस और नॉन वर्बल टेस्ट भी होते हैं। ठीक है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आइटम्स, एक हो गया एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर पे बेस्ड, एक हो गया आपका नेचर ऑफ आइटम्स पे बेस्ड, और एक्सटेंट टू विच दे फेवर वन कल्चर। ठीक है। तो कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट, दो टाइप के टेस्ट उस पर बेस्ड होते हैं। अब हम हमारे पर्पस क्या है स्टडी का, उसके अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ टेस्ट जो भी हमें चाहिए वो चूज़ कर सकते हैं। बहुत बेसिक नाम से ही समझ में आ रहा है क्या मतलब है इन टेस्ट का। इंडिविजुअल टेस्ट वो टेस्ट होता है जो एक इंसान पर एक टाइम पे ही असेस हो सकता है, यानी कि एक टाइम पे एक ही इंसान पर आप उसको असेस कर सकते हो। ग्रुप टेस्ट वो होगा जो आप बहुत सारे बच्चों को एक साथ साइमल्टेनियसली दे सकते हो एंड वो अपना रिस्पॉन्ड करके आपको दे देंगे उस टेस्ट पे। इंडिविजुअल टेस्ट रिक्वायर द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर टू एस्टैब्लिश अ रेपो विद द सब्जेक्ट and be sensitive to her or his feelings, moods, expressions during the test session. ठीक है। अब मेरे सामने सिर्फ आप बैठे हो तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू इस्टेब्लिश अ रेपो। अब रेपो क्या होता है कि मैं आपसे एक अच्छा टाइप ऑफ कनेक्शन सेटल करूँ, बहुत अच्छा सा बॉन्ड बनाऊँ ताकि आप मेरे साथ कंफर्टेबल रहो, आप ईज़ पे रहो एंड आप सही ऑनेस्ट आंसर्स दो ऑन द टेस्ट। ठीक है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू बी सेंसिटिव कि आप कैसा फील कर रहे हो। मैं आपसे पूछूंगी कि हाउ वाज योर डे, लाइक व्हेन यू एंटर टू गिव दैट टेस्ट, इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू फील कंफर्टेबल, टू ग्रीट यू, देन टू आस्क कि आपका दिन कैसा रहा, आपने खाना खाया नहीं खाया, इज़ देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू। ठीक है। आप टेस्ट लेना भी चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो, इज़ देयर समथिंग विच यू विश टू टेल मी बिफोर। तो वो सारी चीज़ों का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। बट ग्रुप टेस्ट में ये सब की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल। एक साथ मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी टेस्ट एंड देन जैसे जैसे आप लोग का टेस्ट होते जाएगा आप लोग मेरे को ला के देते जाओगे, जैसे हमारे नॉर्मल ग्रुप टेस्ट होता है ना क्लासरूम में भी, उसी तरह से। ठीक है। सो इट डज़ नॉट अलाउ एन अपॉर्चुनिटी टू बी फेमिलियर विद द सब्जेक्ट्स फीलिंग्स। तो उसमें मुझे ऐसा नहीं होगा कि मैं एक बच्चे के साथ बैठ के रेपो बनाऊँगी। मैं जनरली आऊँगी, इंस्ट्रक्शंस दूँगी कि ऐसा ऐसा आपको टेस्ट देना है ना, आप लोग वो टेस्ट दोगे। ठीक है। इंडिविजुअल टेस्ट कैसे भी दे सकते हो, ओरली भी दे सकते हो, रिटन फॉर्म में भी दे सकते हो, और आप अपने अकॉर्डिंग या मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस में भी ऑल्टरेशंस कर सकती हूँ जैसा मुझे चाहिए हो। लेकिन क्या कभी आपका एग्ज़ाम पेपर में इंस्ट्रक्शंस अलग अलग आती है अलग अलग बच्चे के लिए? नहीं, राइट। सो इट्स कॉमन फॉर पीपल जब ग्रुप टेस्ट होता है। तो ग्रुप टेस्ट में जनरली रिटन आंसर्स चाहिए होते हैं ताकि वो एक साथ कलेक्ट हो जाए, उसमें ओरल आंसर्स का स्कोप नहीं होता, एंड मोस्टली मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में होते हैं, स्पेसिफिक आंसर्स उसमें आपको देने रहते हैं। ठीक है। देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट। एक इंटेलिजेंस टेस्ट
फुली वर्बल, फुली नॉन वर्बल या फिर फुली परफॉर्मेंस बेस्ड हो सकता है, या फिर उसमें मिक्सचर हो सकता है इन सारी चीज़ों का, यानी कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा कैटेगरी सेट कर रखी है उस टेस्ट में. Verbal test requires subject to give verbal responses either orally or in written format. तो वर्बल टेस्ट को आप सिर्फ लिटरेट पीपल पर ही असेस कर सकते हो, क्योंकि उनको बोलना और लिखना आना चाहिए उसके लिए. द नॉन वर्बल टेस्ट यूज़ पिक्चर्स और इलस्ट्रेशंस, जैसे कि RPM में यूज़ होता है. RPM पहले भी बताया था मैंने जब हमने पास मॉडल पढ़ा था. RPM क्या होता है, जिसमें आपको जैसे ये दे रखा है, ये फिगर दे रखा है. नाउ यू नीड टू टेल कि ये 6 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन विल फिट द बेस्ट. तो आपको पता है कि 4th ऑप्शन जो होगा वो सबसे अच्छा रहेगा इसके लिए. 2 सेलेक्ट हो गए, ठीक है, समझ गए ना आप. तो उस तरह से भी नॉन वर्बल टेस्ट था. इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, बोलना नहीं है, आपको बस अपनी विजुअल से आपको इसको देखना है कि क्या आंसर ठीक होगा और टिक करना है. ठीक है. इन दिस टेस्ट द सब्जेक्ट चूजेज अ कॉम्बिनेशन, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर पूरा. परफॉर्मेंस टेस्ट रिक्वायर सब्जेक्ट्स टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स एंड अदर मटीरियल्स टू परफॉर्म अ टास्क. Written language is not necessary for answering the items. For example, Cole's block design. अब वहाँ पर बहुत सारे number of wooden blocks होते हैं. ठीक है. The subject is asked to arrange the blocks within a time period to produce a given design. अब मैंने उसको बोल रखा है, मैंने उसको एक डिज़ाइन दिखा रखी है कि आपको ये सारे ब्लॉक्स को इस तरह से अरेंज करना है विदिन 5 minutes कि ऐसा फिगर बन जाए. तो अब उसमें क्या मुझे बोलना है, क्या मुझे कुछ आइडेंटिफाई विजुअल मेहनत करनी है, कुछ नहीं करना. मेरे को परफॉर्मेंस दिखानी है, एज इन मेरे को कुछ चीज़ सॉल्व करके प्रैक्टिकली शो करना है. सो दैट्स व्हाट. अ मेजर एडवांटेज ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट इज़ दैट दे कैन बी ईजिली एडमिनिस्टर्ड टू पर्सन्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स. तो ये यूजुअली कल्चर फेयर होते हैं. ठीक है. कल्चर फेयर का क्या मतलब है, कल्चर फेयर कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो बायस्ड होते हैं टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कल्चर. यानी कि एक टेस्ट जो यूरोप या किसी वेस्टर्न कंट्री में डेवलप्ड है, उसको इंडिया में अगर मैं करती हूँ अप्लाई, तो वो अच्छे से सेट नहीं होगा, क्योंकि वो वहाँ के लोगों के लिए, वो इंग्लिश में बना हुआ है, शायद मेरे इंडियंस को इंग्लिश आती ना हो कभी. ठीक है. तो और मान लो वहाँ का जो टेस्ट है वो रिप्रेजेंट करता हो किसको, अर्बन और मिडिल क्लास कल्चर को, लेकिन मैं अब उसको एजुकेटेड मिडिल क्लास पर अगर अप्लाई करूँ तो शायद वो अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए उसको. Hence, educated middle class white subjects generally perform well on those tests. The items do not respect the cultural perspectives of Asia and Africa. The norms for these tests also draw from Western cultural groups. क्योंकि वो पूरा उनके ओरिएंटेड बना हुआ है and it cannot be adapted to a different country बहुत easily. तो वो culture bias test हो गए. तो it's nearly impossible to design a test जो सारे cultures पे applicable हो and बहुत easily apply हो जाए. तो साइकोलॉजिस्ट मोस्टली क्या करते हैं, जो टेस्ट डेवलप हो जाता है कल्चर बायस टेस्ट, उसको अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं फॉर देयर ओन कंट्री जहाँ पर उनको टेस्ट करना है. साइकोलॉजिस्ट हैव ट्राइड टू डेवलप टेस्ट दैट आर कल्चर फेयर और कल्चरली अप्रोप्रिएट, दैट इज़ वन दैट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स. इस ऐसे टेस्ट में आइटम्स यूजुअली ऐसे मैनर से कंस्ट्रक्ट किया जाते हैं कि वो कॉमन कल्चरल एक्सपीरियंसेस को असेस करे, टारगेट करे, और हैव क्वेश्चंस इन लैंग्वेज यूज़ इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जिसमें लैंग्वेज से फ़र्क ना पड़े. बिकॉज अब मान लो इंडियन पॉपुलेशन पे आप कर रहे हो और विलेज रूरल पॉपुलेशन पे कर रहे हो जिनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो क्या आप वहाँ पर एक टेस्ट जो यूरोप में इंग्लिश में डेवलप हुआ है, क्या आप उसको असेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. दैट्स सो सिंपल. ठीक है. सो नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट जो होते हैं वो यूजुअली हेल्प करते हैं कल्चर बायसनेस को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि उसमें आपको या तो परफॉर्मेंस देनी है या आपको आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें आपको ना बोलना है ना लिखना है, तो वो ईजी रहता है. वर्बल टेस्ट आर मोस्टली कल्चर बायस्ड एंड नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट आर मोस्टली कल्चर फेयर. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंटेलिजेंस टेस्टिंग इंडिया में कैसे स्टार्ट हुई, क्या डिफरेंट अडेप्टेशंस किए हम लोगों ने, एंड देन हम पढ़ने वाले हैं कल्चर एंड इंटेलिजेंस के बारे में. इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग. बहुत लंबा लेक्चर हो गया आज, आई एम सो सॉरी, बट बहुत सारी चीज़ें कवर करनी थी. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. जैसा भी आपको लगा मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना. नोट्स देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.